पायल और पूजा एक गरीब घर में जन्मी दो बहनें थी। उनकी माँ चंदा मिट्टी के कुल्हड़ और मटके बनाकर शहर में बेचा करती, जिससे घर का दाना पानी चल रहा था। पायल और पूजा भी अपनी माँ के इस काम में मदद किया करती, जैसे कि नदी से मिट्टी लाना, तैयार हुए कच्चे कुल्हड़ और मटकों को रंग करना। ऐसी एक दिन सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी पायल बोलती है, माँ, आखिर कब तक ऐसे ही कुल्हड़ और मटके बेच बेच कर घर चलाएंगी? ऐसा करने से घर बस चल रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। पायल दीदी सही कह रही है। माँ, हम जानते हैं कि हम गरीब हैं, पर अब हम दोनों काम करने के लायक हो गए हैं। आप खुद ही सब कुछ कर लेती हैं। हमें ना शहर जाकर कुल्हड़ ना मटके कुछ भी बेचने नहीं देती। आप सब कुछ ही कर लेती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? माँ, घर को आगे बढ़ाने के लिए और अपने हालातों को सुधारने के लिए मुझे और प्रिया को घर से बाहर कमाई के लिए जाना ही होगा। बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। अरे लोग क्या कहेंगे कि चंदा अपनी दो बेटियों को भी पाल ना सकी। माँ, लोग क्या कहेंगे इस बात को सोचकर हम अपने घर में नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। माँ, बस आप हमारा साथ देना। बेटा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम दोनों करोगी क्या? बेटा, गरीबी के चलते मैं तो तुम दोनों को ज्यादा पढ़ा भी नहीं पाई। वो हम सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। आपने हमें इजाजत दी है, वही बड़ी बात है। ऐसे ही सभी लोग बातें करते रहते हैं। कुछ ही दिन यूं ही गुजर जाते हैं। प्रिया और चंदा को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। ऐसी एक शाम प्रिया अपने और पायल के लिए चाय बनाकर लाती है और बोलती है, पायल दीदी, आपने कुछ सोचा है कि क्या करेंगे? माँ की इजाजत तो ले ली है काम करने की, लेकिन अभी तक हमें कोई काम नहीं मिला। माँ लोगों के घर में साफ सफाई करने का काम कभी करने नहीं देंगी हमें। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे पैसे भी कम लगे और हमारा फायदा भी हो। प्रिया इतना बोल ही रही होती है, तभी पायल की नजर भट्टी में पक रहे कुल्हड़ के ऊपर जाती है। पायल एक नजर कुल्हड़ को देखती रहती है और दूसरी नजर हाथ में लिए चाय के कप को देखती है और उसके मुंह से एक लफ्ज निकलता है, कुल्हड़ वाली चाय। क्या कहा दीदी? कुल्हड़ वाली चाय? हाँ, कुल्हड़ वाली चाय। तुम एक बात सोचो प्रिया, माँ शहर जाकर इतने कुल्हड़ बेचती हैं। अमीर लोगों के पास क्या अच्छी कांच की क्रॉकरी नहीं होगी, फिर भी वो मिट्टी के कुल्हड़ खरीदते हैं। क्यों? चाय पीने के लिए ना। क्यों ना हम दोनों गरीब बहनें भी कुल्हड़ वाली चाय का ही व्यापार शुरू करें। हमें कुल्हड़ बनाने भी आते हैं, पकाने भी आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस काम से माँ को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। दोनों गरीब बहनें कल से ही कुल्हड़ की चाय बेचना शुरू कर देंगे। ऐसे ही शाम को जब चंदा घर पर आती है, तभी प्रिया और पायल उसे कुल्हड़ चाय बेचने के विचार के बारे में बताती है, जिस पर चंदा बोलती है, ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों कुल्हड़ चाय बेचना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिया और पायल दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन से दोनों बहनें कुल्हड़ चाय का ठेला लगाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें इकट्ठा कर लेती हैं और 2 दिन के भीतर ही अपना कुल्हड़ चाय बेचने का टी स्टॉल लगाना भी शुरू कर देती हैं। शुरुआत के कई दिनों में प्रिया और पायल के पास बस सारा दिन 1 या 2 ही ग्राहक आते, जिसे देखकर प्रिया उदास होने लगती और बोलती है, पायल दीदी, मुझे लगता है कि हमारा जो गरीब दोनों बहनों का कुल्हड़ चाय बेचने का स्टॉल है ना, वो सफल नहीं हो पाएगा। देखो ना, सारा दिन हो गया, बस 1-2 लोग ही आ रहे हैं। प्रिया, हौसला रखो, तुम देखना सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमें लोगों को अपने कुल्हड़ चाय की तरफ आकर्षित करना होगा, तभी हमारे ग्राहकों की गिनती बढ़ेगी। दीदी, क्यों ना हम चाय के साथ बिस्किट फ्री देना शुरू करें? शायद ग्राहक आना शुरू हो जाए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। इसी तरह पायल और प्रिया अपने ठेले के बाहर लिखकर लगा देती हैं, कुल्हड़ की चाय के साथ बिस्किट फ्री मिले। इससे उनके ग्राहकों की संख्या थोड़ी बहुत तो बढ़ जाती है, पर जिस तरीके से दोनों गरीब बहनें चाह रही थी कि चाय की बिक्री हो जाए, अभी उस तरीके से वो हो नहीं रही थी। वक्त गुजर जाता है। ऐसी एक दिन पायल अपने ठेले पर बिस्कुट वाला ऑफर हटाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देती है कि अगर चाय का स्वाद पसंद न आए तो आपके पैसे वापस, वो भी डबल करके आपको वापस दिए जाएंगे। इस बात को पढ़ते ही प्रिया बोलती है, दीदी, ये आपने क्या लिखा है? हमारी तो कमाई हो नहीं रही है, और किसी को चाय अच्छी लगी और उसे जानबूझकर बुराई की तो हम फंस जाएंगे। दीदी प्रिया, तू चिंता मत कर, दुनिया बुरी है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। तू देखना, इस ऑफर को पढ़कर दुनिया भागी चली आएगी और 2 बहनों की कुल्हड़ वाली चाय का ये स्टॉल ना एकदम दौड़ने लगेगा। पायल जैसे रहती है ठीक वैसा ही होता है। अब इस ऑफर के बाद प्रिया और पायल के पास ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो जाती है।
क्योंकि चाय बेहद ही स्वादिष्ट थी। इस वजह से दोनों की अच्छी खासी बिक्री भी होने लगती है। ऐसे एक दिन समीर नाम का एक लड़का उनके स्टॉल पर आता है और उनसे बोलता है। मैडम, जरा एक कप चाय देना। जी हाँ, अभी देती हूँ, आप बैठिए। प्रिया समीर को एक कप चाय दे देती है। समीर चाय पढ़ते पढ़ते प्रिया के लिखे हुए ऑफर को पढ़ता है और धीरे से बोलता है। ये क्या लिखा है? अगर चाय अच्छी ना लगे तो पैसे वापस। जरा मैडम इधर आइए। हाँ जी, कहिए। मुझे आपकी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। आपकी चाय में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, सच बता रहा हूँ एकदम। जल्दी से आप मेरे पैसे डबल करके वापस दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपके पैसे वापस देती हूँ। इतना कहकर पायल अपने ठेले के गल्ले से समीर को पैसे देने के लिए पैसे निकालती है और पैसों के साथ साथ पायल समीर को एक बिस्किट देते हुए बोलती है। ये लीजिए आपके पैसे और ये बिस्किट खा लीजिए। ये बिस्कुट किस खुशी में मैडम? बिस्किट इस खुशी में कि चाय का स्वाद आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपके मुंह का स्वाद भी खराब हो गया होगा ना, बस इसीलिए। पायल की इन मासूम सी बातें सुनकर समीर मुस्कुराने लगता है और बोलता है। सॉरी मैडम, मैं मजाक कर रहा था कि जो आपने लिखा है उसे पूरा करती हो या नहीं। मुझे डबल करके पैसे नहीं चाहिए। ये कुल्हड़ वाली चाय आपकी बहुत ही मस्त है, मजा आ गया पी के। इतना कहकर समीर वहाँ से चला जाता है। दूर खड़ी प्रिया सब कुछ देख रही होती है और पायल के पास जाकर उससे कहती है। पायल दीदी, ये कोई पागल था क्या? इतना अजीब इंसान, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। आज के बाद ये दोबारा आया ना, इसकी चाय में चीनी की जगह ना नमक डाल देना। दोनों बहनें अब अपना काम करती हैं और दो गरीब बहनों का कुल्हड़ वाला चाय का ठेला बहुत ही अच्छा चलने लगता है। समीर भी किसी न किसी बहाने उस ठेले पर आता जाता रहता और चाय पीने के बहाने पायल से खूब बातें किया करता। एक दिन समीर पायल से बोलता है। पायल मेरी बात मानो, तुम ये जो कुल्हड़ वाली चाय बनाती हो ना, इसमें तुम और भी चीजें कर सकती हो, जैसे तंदूरी चाय, गुलाबी चाय, जिसमें तुम कलर डाल के देना। ये तुम्हें बनाना बहुत आसान होगा और मुझे पक्का यकीन है तुम बहुत अच्छे से बना लोगी। बना तो मैं लूंगी, पर अभी मेरे पास इतनी लागत लगाने के लिए धन जमा नहीं हुआ। अभी तो बस थोड़ा थोड़ा ही जुड़ना शुरू हुआ है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना, और आज क्या, मैं तो लाइफ टाइम तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे क्या? कुछ नहीं, बस तुम तैयारी करो। मैं तुम्हें अलग अलग चाय बनाने की सारी रेसिपी दे दूंगा। उन सबको कुल्हड़ में डाल के सर्व करना। जो खर्चा आएगा वो मैं करूंगा, तुम बाद में मुझे पैसे वापस दे देना। इतना कहकर समीर वहाँ से चला जाता है। तभी प्रिया अपनी बहन से बोलती है। दीदी, मुझे तो ये लड़का ज्यादा ही मेहरबान लग रहा है। ये लड़का चाय के बिल के साथ साथ आपको दिल भी दे चुका है। प्रिया की बात सुनकर पायल शर्माकर टमाटर की तरह लाल हो जाती है और वो पायल को अलग अलग तरीकों की चाय बनाने की सारी रेसिपीज के बारे में बता देता है और जरूरत अनुसार सामान भी ला देता है। अब दो गरीब बहनों की कुल्हड़ वाली चाय के ठेले पर कुल्हड़ चाय के अलावा तंदूरी चाय, गुलाबी चाय, कश्मीरी चाय, मसाला चाय, सभी तरीकों की चाय उपलब्ध है। देखते ही देखते प्रिया और पायल का ये व्यापार दुगनी तिगनी रफ्तार से बढ़ने लगता। अब उनका छोटा सा टी स्टॉल एक रेस्टोरेंट में बदल जाता है, जहां पर अलग अलग तरीके की चाय सर्व की जाती है। इस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रिया और पायल समीर को घर पर खाने के लिए बुलाते हैं। तब समीर चंदा से बोलता है। देखिए आंटी जी, मुझे किसी तरह का थैंक यू नहीं चाहिए, बस एक बात और मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ इन दो गरीब बहनों के कुल्हड़ के चाय बेचने में मैं उनका साथी बन जाऊँ। आप अपनी बड़ी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। चंदा समीर की बात सुनकर पायल का हाथ बड़ी खुशी से उसके हाथों में दे देती है और यूं ही दो गरीब बहनों का व्यापार चलता रहता है और वो अपना जीवन सुखी से बिताते हैं। कोमल बहुत ही जिम्मेदार बहू थी, और हो भी क्यों ना, आखिर घर की बड़ी बहू जो थी, जिम्मेदारियां तो आएंगी ही कोमल के कंधों पर। लेकिन हाल फिलहाल में कोमल ने देवर श्याम की शादी की थी और कोमल की देवरानी चमेली गांव से थी। एक दिन हॉल में बैठी कोमल की सास सरला कोमल से कहती है। बहू देख, चमेली भी इस घर में एक सप्ताह से ज्यादा रह चुकी है। आज उसे कह कि कुछ अच्छा खाना बनाए। हाँ माँ जी, ये तो आप सही कह रही हो। चमेली को कहती हूँ आज कुछ अच्छा सा बना ले, मैं भी तो देखूं कि आखिर मेरी देवरानी खाना कैसा बनाती है। तू अकेले ही पूरा घर संभाल रही थी ना, अब तो तेरी देवरानी आ गई है, अब तेरा भी भार हल्का हो जाएगा। तुम दोनों मिलकर ही घर संभाल लेना अब। जी माँ जी, आप सही कह रही हो। अब मैंने भी आते ही घर थोड़ी ना संभाला था, मुझे भी कुछ समय तो लगा ही था, तो चमेली भी सीख जाएगी और जहाँ उसे दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं तो हूँ ही। हाँ बहू, तुम दोनों ही इस घर की बहुएं हो, दोनों एक दूसरे की मदद करोगे, साथ दोगे तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि अपनी जिम्मेदारियाँ लेना शुरू कर दो। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई।
इतना बोलने के बाद ही कोमल अपनी देवरानी चमेली के कमरे में जाती है और अपनी देवरानी चमेली से कहती है, देवरानी जी, आज आपके शुभ हाथों का खाना खाने का मौका मिलने वाला है हमें। माँ जी ने कहा है कि आज खाना आप बनाओगी। क्यों नहीं जेठानी जी, मैं अभी कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। वैसे मुझे खाना बनाने और खाने का ही शौक है। बहुत अच्छी बात है ये तो फिर चलो कुछ बना दो सबके लिए। चमेली इतना बोलकर किचन में खाना बनाने जाती है और कोमल घर के दूसरे कामों में लग जाती है। और करीब 2 घंटे के बाद जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो सरला अपनी बड़ी बहू कोमल से कहती है, बहू तू भी बैठ जा, चमेली तुझे भी खाना परोस देगी। और चमेली बहू तू 3 प्लेट लगा दे। क्यों नहीं माँ जी, बिल्कुल। आज तो मैं अपनी देवरानी के हाथों का खाना खाने वाली हूँ। ससुराल में किसी और के हाथ का खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। चमेली, मेरे लिए भी 1 प्लेट लगा दो। जी दीदी, अभी लगाती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। वैसे क्या बनाया है तूने आज खाने में? मैंने आज सबके लिए आलू पूरी बनाई है। मेरे मायके में तो सबको मेरे हाथ की आलू पूरी बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने अपने हाथों से इतनी प्यार से तो बनाई है, हमको क्यों अच्छी नहीं लगेगी। बल्कि मैं तो वेट कर रही थी कब से कि कब तुम खाना बनाओगी। अरे अब बातें ही करते रहोगी या कुछ मिलेगा भी खाने को? चमेली अपनी सास और जेठानी दोनों को खाना देती है। जैसे ही कोमल और सरला खाना खाती हैं, तो उन्हें बहुत तीखा लगता है और वो तुरंत पानी मांगते हैं। अरे बहू, कितनी तीखी सब्जी बनाई है तूने। तूने बस क्या मिर्ची ही डाल दी है सब्जी में? हाय, कितनी तीखी है ये। मेरे तो पूरे शरीर में आग लग गई इसे खाकर तो। हाँ माँ जी, हाय मेरे शरीर में तो आग ही लगी। चमेली जल्दी जाओ, रसोई से शहद लेके आओ। कुछ देर में जब तीखा कम होता है तो सरला कहती है, बहू इतनी मिर्ची कौन डालता है सब्जी में? कोई गलती वलती हो गई है ये तुझसे खाना बनाने में? नहीं माँ जी, गलती से नहीं, बल्कि मैं तो इतना तीखा खाती ही हूँ। मेरे मायके में भी सब लोग इतना ही तीखा खाते हैं। मैंने तो कम ही तीखा बनाया है, ये सोचकर कि आप लोग तीखा नहीं खाते होगे। तुमने बिल्कुल सही ही सोचा था, हम लोग तीखा नहीं खाते हैं। ये तो हमारे लिए जहर ही था। सच में चमेली, आज तो ऐसा लगा कि मौत के दर्शन हो गए हैं। बहू माफ कर दे, हमसे तो ये नहीं खाया जाएगा। 1 चम्मच खाकर तो मैंने जितना पानी पिया है बहुत हो गया। मैं जा रही हूँ अब अपने कमरे में आराम करने। चमेली काफी ज्यादा तीखा खाना बनाती थी, इसीलिए अब उसे खाना बनाने को कोई नहीं कहता और खाना कोमल ही बनाती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद चमेली रसोई में जाती है और सब्जी चखती है। क्या फीकी सब्जी बनाई है दीदी ने। ऐसा लग रहा है इसमें तो कुछ डाला ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन लोगों के साथ रहते रहते मैं भी इनकी तरह ही फीका ही खाना खाने लग जाऊंगी। चमेली अपने लिए अलग से अपने हिसाब से तीखा खाना बनाती है और वही खाती है। चमेली अपना अलग खाना बनाकर खाने बैठती है कि तभी सरला की पड़ोसन विमला आती है। अरे चमेली बहू, तूने आज अलग खाना क्यों बनाया है? सरला तो कह रही थी कि तुम्हारे घर में कोमल खाना बनाती है, फिर आज तूने क्यों बनाया? आज भी कोमल दीदी ने ही खाना बनाया है, वो तो बस मैंने अपने लिए अलग बनाया है। अरे सरला, तेरे घर का बंटवारा हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। विमला की आवाज सुनकर वहाँ कोमल और सरला दोनों आ जाते। क्या हुआ विमला तुझे? क्यों इतना गला फाड़ रही है? तूने बताया क्यों नहीं कि तेरे घर का बंटवारा हो गया है? जैसी भी हो, लेकिन तेरी बड़ी बहू बहुत सही थी। पूरा घर अकेले ही संभाल रही थी और कभी भी उसने अलग होने को नहीं कहा। लेकिन तेरी छोटी बहू के आते ही वो अलग हो गई, अपने लिए अलग खाना बनाने लगी, तभी तो रसोई अलग हो गई ना। फिर तो तू क्यों अपना दिमाग चलाती है इतना? तुझे पता है ना, जब तू ज्यादा दिमाग चलाती है तो वो तुझ पे ही भारी पड़ता है। और किसने कहा था तुझे कि मेरे घर का बंटवारा हो गया है? मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। अपनी बहू की करतूत मत छुपा। अब तो तेरी बहू खुद बता रही है कि कोमल ने अलग खाना बनाया है और चमेली ने अपने लिए अलग खाना बनाया है। अरे आंटी जी, अलग खाना इसलिए नहीं बनाया चमेली ने कि बंटवारा हो गया है। वो तो चमेली को ज्यादा ही तीखा खाती है, जो हम नहीं खा पाते, बस इसीलिए उसने अपने लिए अलग बनाया है। क्या सला तेरी छोटी बहू तीखा खाने वाली है? और नहीं तो क्या, अगर हमने इतना तीखा खाया फिर तो हम तस्वीर में ही दिखेंगे ना। मैं तो समझी कि बंटवारा हो गया। इसलिए बोल रही थी तू अपना दिमाग कम चलाया कर। तुम मंदबुद्धि है, बस लोगों की परेशानी का मजाक बनाना जानती है। सरला की बात सुनकर विमला का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोमल की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो कुछ करने लायक नहीं थी। देख चमेली बहू, तुझे पता है ना, कोमल बहू की अभी बहुत तबीयत खराब है।
तो अब तुझे ही घर संभालना पड़ेगा। हाँ माँ जी, मुझे पता है और आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से संभाल लूंगी। बहू, घर में रसोई भी आती है, जिसमें तू घुसती है तो बस वहाँ से आग ही निकलती है। इसलिए मेहरबानी करके कुछ दिन तो कम तीखा बनाइयो, जो हमारे गले से उतर जाए। बस इतनी मेहरबानी कर दे तू। सरला की बात चमेली मान लेती है और अब कम तीखा खाना बनाती है। लेकिन चमेली का कम तीखा बनाया हुआ खाना भी बाकी घर वालों के लिए बहुत ज्यादा तीखा था। बहू, ये क्या? मैंने तुझे इतने प्यार से समझाया था कि तू तीखा खाना मत बनाया कर। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई क्या? तू अपनी जेठानी को मारना ही चाहती है क्या? सबसे इतना सुनने के बाद अब चमेली बिल्कुल भी तीखा खाना नहीं बनाती, बस पानी जैसा ही खाना बना देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद चमेली का बीपी लो हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। चमेली को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर बेहोश होने का कारण बताते हैं। फिर कोमल और सरला चमेली को लेकर घर आते हैं। बहू, ये क्या? अरे, हम लोग तीखा नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी न खाए। मैंने तीखा कम खाने को कहा था, तू तो बिल्कुल ही फीका खाना बना कर ले आई। ना तो इसमें नमक है, ना तो इसमें मिर्च है। माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे तीखा खाने की वजह से घर में आप सभी लोगों को तकलीफ हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही अब अपनी आदत पर कंट्रोल करूंगी। हाँ तो कंट्रोल करती ना, लेकिन तुम तो पूरी ही बदल रही हो। तुम्हारा बीपी लो हो गया है क्योंकि तुमने नमक ना के बराबर दिया है। अब से मिर्ची मेरे हिसाब से होगी और नमक मसाले तुम्हारे हिसाब से। कोमल और सरला चमेली का बहुत साथ देते हैं, उसको अपनी आदत सुधारने में मदद भी करते हैं और धीरे धीरे चमेली यूं सुधर भी जाती है। कोयल, जो दूसरों के सामने बहुत ही मॉडर्न बनकर रहा करती थी, असल में एक नंबर की दरिद्र थी। हफ्ते हफ्ते तक वो अपने सर को नहीं धोती थी, जिसके कारण उसके सर में जुओं की खेती हो गई थी और वो हर वक्त अपने सर में हाथ देकर खुजाने के सिवा कोई काम नहीं करती। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में बैठी कोयल अपने सर से गिरने वाली जुओं को मार रही थी। तभी ये देखकर एक निया नाम की लड़की कहती है, छी, कितनी गंदी हो तुम, कैसे जुए मार रही हो और कॉलेज में यही सब करने आती हो क्या? तेरे सर की मार रही हूँ क्या, जो तुझे इतनी घिन आ रही है और ज्यादा प्यार आ रहा है इन पर, तो ले अपने सर पर जगह दे दे इन्हें। छी, दूर रहो गंदी कहीं की। और तुम्हारे सर में कितनी जुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जुओं की खेती करती हो तुम। सही पकड़ा तुमने, करती हूँ मैं खेती। बता कितने किलो चाहिए? तेरे घर भेजूं पन्नी में पैक करके या सर में लेकर जाएगी? बता ना, अच्छा एक सैंपल लेकर देख। अच्छी मोटी ताजी जू है, खाते पीते खेत की खेती है ये। कोयल इतना बोलकर अपनी एक जू को हाथ में लेकर उस लड़की के पास लेकर जाने लगती है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तो वहीं इस हरकत के लिए कोयल की शिकायत भी जाती है। जिसके बाद शाम को जब कोयल घर आती है तो उसकी माँ माला को कॉलेज में उसकी इस हरकत की खबर लग जाती है और वो घर आते ही कोयल को सुनाते हुए कहती है, हाँ, क्या करके आई है आज कॉलेज में? अपनी खेती की नुमाइश? अपना ये जुओं से भरा सर तेरे से खाली नहीं किया जाता, ऊपर से 4 लोगों के सामने बैठकर अपनी इस कमी की नुमाइश करने में लगी पड़ी है। तो मैं मेरे सर में जुओं की खेती करूं या कॉकरोच की? वो होती कौन है मुझे बोलने वाली? चुप कर, और अब से तेरा कॉलेज जाना बंद। वैसे भी तू वहाँ जाकर जुए मारने के अलावा करती ही क्या है? अब जल्दी ही तेरी शादी कर दूंगी, जब सास के ताने खाएगी तब अकल आएगी। माला की बात सुनकर कोयल भुनकते हुए अपनी कमरे में चली जाती है और दरवाजे को जोर से बंद कर लेती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन कोयल अपने सर से जुएं कम होने की जगह उसे बढ़ाती है। पर इन सब से परे माला को अपनी जुओं की खेती वाली बेटी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता मिलता है और एक सुबह लड़के अमन का परिवार उसके घर आता है, जिसमें उसकी माँ सुजाता भी शामिल थी। उनका स्वागत करके माला कोयल के कमरे में जाती है और बोलती है, अरे वाह, लड़की तो बहुत संस्कारी है, अभी से ही सर पर पल्लू रख लिया। बहन जी, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। बस बहन जी, ये तो भगवान की कृपा है। आओ कोयल बेटा, बैठो यहाँ सबके बीच। कोयल लड़की के पास आकर बैठ जाती है और उसके बैठने के कारण उसके सर की जूं फिसलकर अमन के पाँव पर गिर जाती है और ये देखकर कोयल खुद से कहती है, ये क्या? अब क्या करूं? ये जू अगर इन्होंने देख ली तो मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। कोयल अपनी जू को छुपाने के लिए एक जोरदार थप्पड़ अमन की जांघ पर मारती है और कहती है, चिटी,
सॉरी अमन, वो आपके ऊपर एक चींटी थी, माफ करना। कोई नहीं। बहन जी, आपकी बेटी को तो अभी से मेरे बेटे की कितनी फिक्र है। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, आप तो बस तारीख निकलवाइए। सुजाता के कहने पर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही समय बाद शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पहली रात कोयल सजी धजी कमरे में अमन का इंतजार करती है। तो कुछ देर में जब अमन कमरे में आता है और प्यार से कोयल का घूंघट हटाता है, तो कोयल के माथे पर एक जूं चल रही थी, जिसे देखकर वो बोलता है, ये आपके माथे पर कुछ चल रहा है, रुको मैं हटाता हूँ। अमन जैसे ही अपना हाथ कोयल के चेहरे पर लेकर जाता है, उससे पहले ही कोयल उसके हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, चींटी चींटी होगी, मैं हटाती हूँ ना। कोयल जल्दी से अपने माथे से जूं को हटाकर नीचे फेंक देती है, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं होता, क्योंकि कोयल के सर में जुओं की खेती जो थी, जिसके कारण बार बार उसके माथे पर जूं आ ही जाती थी। और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए कोयल चिढ़ते हुए कहती है, आपके कमरे में कितनी चींटियां हैं, मुझे नहीं सोना यहाँ, आप अकेले सो। अपनी शादी की पहली रात कोयल जानबूझ के झगड़ा करके दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है और अगली सुबह वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ जाती है और बिना नहाए धोए तैयार होकर नीचे आती है और उसने अपने सर पर लंबा सा पल्लू रखा होता है। ये देखकर सुजाता कहती है, अरे बहू, इस घर में तेरे ससुर नहीं है तो तू अपना पल्लू हटा ले। कोई नहीं, मुझसे क्या पल्ला करना, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। माँ जी कोई नहीं, आप भी तो बड़ी हैं, आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। सच में इतनी संस्कारी लड़की कहाँ से मिल गई मेरे बेटे को। अच्छा बहू, ये सब छोड़, आज तेरी पहली रसोई है, तू जाकर कुछ मीठा बना ले। कोयल रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है, लेकिन सर में चल रही जुओं की खेती बार बार उसी सर में खाज करने पर मजबूर करती है। कुछ देर में तो उसके सर में इतनी तेज खाज होती है कि वो खाना बनाना छोड़कर अपने सर को पागलों की तरह खुजाने लगती है, जिससे उसके सर के बाल सारे खराब हो जाते हैं। तभी रसोई में सुजाता आती है। बहू वो मैं, हे भगवान, बहू ये क्या हाल बना रखा है। माँ जी वो सुजाता कोयल के पास आती है तो देखती है कि उसके आसपास जमीन पर बहुत सारी जुएं चल रही है और तो और कोयल के शरीर पर भी कुछ जुएं चल रही थी। ये देखकर सुजाता अपने कदमों को पीछे करते हुए कहती है, हाय राम, बहू ये कितना गंद मचाया हुआ है तूने। इतनी सारी जुएं, खेती करती है क्या सर में अपने जुओं की। हाय राम, कितनी सारी जुएं हैं आसपास। माँ जी माफ कर दो, मैं अभी साफ करके कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। पागल है क्या, तेरे हाथों का खाकर अब मुझे परलोक नहीं से धारना। और ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई कि तेरे सर में जुओं की खेती है। अभी अमन को बताती हूँ। सुजाता हॉल में जाकर अमन को आवाज लगाने लगती है। तभी उसके पीछे कोयल भी रसोई से बाहर आती है। तो उसी वक्त सुजाता की पड़ोसन माया भी आती है। तो नई बहू को ऐसे उजड़े बालों के साथ देखकर कहती है, हाय राम सुजाता, ये कौन है। अरे माया, ये मेरी बहू है, जुओं की खेती करने वाली। देख तो कितना बड़ा धोखा दिया है इन लोगों ने। लड़की ने सर में जुओं का अलग संसार बना रखा है। इतनी गंदी लड़की को मैं अपने घर में ना रखूं। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं सच में नहीं जानती थी कि इन जुओं के कारण मेरा घर टूट सकता है, वरना मैं साफ सफाई से रहना शुरू कर देती। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दो ना। बिल्कुल भी नहीं, अभी अमन को आने दे, बताती हूँ उसको तेरी करतूत। इतने में ही अमन हॉल में आता है और अपनी माँ की सारी बातें सुनकर बोलता है, माँ मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं कोयल जी से प्यार करता हूँ। आप उनको इस छोटी सी वजह के चलते घर से मत निकालो। तो तू क्या चाहता है, अब इस घर में जुओं की खेती शुरू कर दे। तू भी पाल, मैं भी कुछ पाल लेती हूँ। नहीं सुजाता, अरे ये सब करने की जगह अपनी बहू के जुए खत्म करवा। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है, जिससे इसकी सर की सारी जुए कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। बस बहू, तुझे उसके बाद साफ सफाई रखनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है आंटी, मैं सब करूँगी, बस माँ जी को कहिए मुझे घर से ना निकाले। कोयल को घर से ना निकालने के लिए माया और अमन भी सुजाता से प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद सुजाता
अपनी जुओं की खेती करने वाली बहू को एक और मौका देती है और कोयल उस मौके का इस्तेमाल करके अपने सर की सारी जुएं खत्म कर लेती है, साथ ही साफ सफाई से रहना भी शुरू करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।